शहर में एक के बाद एक लोगों की खौफनाक तरीके से हत्याएं होने लगती है। इन हत्या में पुलिस भी मारी जाती है और मरे हुए लोगों की लाशें देखकर पूरा शहर डर से कांप जाता है। जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, लेकिन एक के बाद एक हत्याएं होती ही जा रही थी। लाशों के अलावा पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अब शॉकिंग बात ये थी कि लड़कों को मारने से पहले उनका आरआईपी किया जा रहा था और ऐसा अजीब सा और दिमाग घुमा देने वाला केस देखकर पुलिस भी हैरान थी। अब ये शहर में लड़कों की हत्याएं कौन कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है और क्या ये दर्दनाक मौत का सिलसिला कभी रुकेगा, यही देखेंगे हम आज की रिवेंज से भरी हुई थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है कर्मसूत्र। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, जिसे डायरेक्ट किया है आशीष कुमार जी ने। तो दोस्तों, अगर आपको क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही मूवीज देखने को मिलती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में रात के अंधेरे में एक आदमी किसी लड़की को अपनी गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह पर लेकर आता है। अब उस लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे और यह घटिया इंसान उस लड़की के साथ गलत काम करता है। वो लड़की उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे जाने दे, लेकिन ये दरिंदा उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उसके साथ गलत काम करता है। अब थोड़ी देर के बाद वो पेशाब करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कोई आकर उसका प्राइवेट पार्ट ही कट कर देता है और फिर उसे जान से मार भी देता है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों, उसके अगले दिन हम देखते हैं इंस्पेक्टर विक्रम को, जो कि गाड़ी से पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। लेकिन तभी उसे ऑफिसर करमचंद का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि सर, यहाँ एक सुनसान जगह पर किसी लड़के की लाश मिली है, आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। तो थोड़ी ही देर में विक्रम तुरंत ही वहाँ पर पहुंच जाता है। अब करमचंद उसे बताता है कि सर, बॉडी की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और पूरी की पूरी बॉडी नेकेड है। मुझे तो लगता है कि इसके साथ आरआईपी हुआ है। तो विक्रम पूछता है कि लड़की कितने साल की है? तो करमचंद कहता है लड़की नहीं सर, लड़का है। अब विक्रम उस लाश को देखकर शॉक रह जाता है और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए कहकर थोड़ा सोचने लगता है कि कोई लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो यहाँ करमचंद उसे कहता है कि सर, ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो वही दूसरी तरफ हम एक डंपिंग ग्राउंड में जो लोग भंगार वाला सामान इकट्ठा करते हैं, उनमें से एक आदमी को वहाँ पर किसी लड़की की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। अब उसके आसपास के साथी भी वहाँ पर आते हैं और तुरंत ही वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। अब पुलिस लोकेशन पर पहुंचकर छानबीन करने लगती है। विक्रम उस लड़की की लाश को देखता है तो उस लड़की के सर पर गोली मारकर उसे मारा गया था और बॉडी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। विक्रम कहता है इस बॉडी को कब्जे में ले लो और जिसने इसे पहले देखा था उसका स्टेटमेंट लो। तो अब यहाँ पर बॉडी को ले जाते हुए विक्रम उस लड़की के हाथ पर एस नाम का एक टैटू देखता है। अब उसके बाद रात हो जाती है। विक्रम अपने घर पर आता है, यहाँ पर थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह करता है और उसके बाद वो टीवी ऑन करता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसे एक शॉकिंग न्यूज देखने को मिलती है। न्यूज एंकर बताती है कि शहर में हो रहे मर्डर का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी अभी जंगल के पास एक सुनसान वेयरहाउस में एक पुलिस वाले की लाश बरामद हुई है, जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। ये शहर में क्या हो रहा है? पहले लड़कियां सुरक्षित नहीं थी और अब यहाँ लड़कों का भी आरआईपी हो रहा है। देखते हैं पुलिस इस सिलसिले में क्या एक्शन लेती है। तो ये सारी न्यूज देखकर विक्रम भी हैरान रह जाता है। तभी उसे करमचंद का कॉल आता है और अभी अभी हुए मर्डर के बारे में वो उसे बताता है कि एक पुलिस वाले की लाश मिली है। तो ये सारी घटनाएं देखकर विक्रम का दिमाग ही घूम जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। अब उसके बाद हम रात को एक वॉचमैन को देखते हैं, जो किसी बड़े फार्म हाउस के बाहर पहरेदारी कर रहा होता है। तभी उसे अंदर से कुछ आवाज आती है, इसलिए वो देखने के लिए चला जाता है। लेकिन वहाँ का भयानक नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ पर उसके मालिक के बेटे को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। उस लाश को देखकर वो चीखने चिल्लाने लगता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह उसी क्राइम लोकेशन पर पुलिस पहुंच जाती है। अब उस लड़के की लाश को देखने के बाद करमचंद विक्रम से कहता है कि सर, पहला तो ये है, ये जो कोई भी है वो पहले आरआईपी करता है, फिर उन लड़कों को मार देता है। मुझे तो ये किसी पागल आदमी का काम लग रहा है। जिस पर इंस्पेक्टर विक्रम कहता है कि ये कोई चोरी डकैती का मामला नहीं है, क्योंकि पहले वाले मर्डर की गाड़ी में उस आदमी के पैसे वहीं पर पड़े थे और इस घर में भी कुछ भी सामान चोरी नहीं हुआ है। यानी कि ये जो कोई भी कर रहा है वो एक साइको है या फिर शायद कोई अपना रिवेंज ले रहा है। अब इसके बाद वो लोग उस वॉचमैन का स्टेटमेंट लेते हैं और फिर उसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विक्रम अपने एक दूसरे पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था। वो अपने दोस्त से कहता है एक हफ्ते में 4 मर्डर हो चुके हैं, ये बहुत ही बड़ी और सीरियस बात है। उस किलर को मुझे जल्द से जल्द पकड़ना ही होगा। उसका दोस्त कहता है कि हमारे फील्ड में ऐसी घटनाएं रोज होती है, तो तू ज्यादा टेंशन मत ले, बस शांति से इस केस को सॉल्व कर दे। तो यहाँ पर विक्रम कहता है ये मीडिया वाले मुझे बहुत ज्यादा टेंशन देते हैं, इनसे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। खून होने के अगले ही दिन उन्हें जानना होता है कि यह हत्या किसने की है। हम क्या यहाँ पर खाली बैठे हैं या फिर कातिल हमें बताकर जा रहा है कि इस लोकेशन पर पहुंचो, मैं यहाँ पर मर्डर करने वाला हूँ। हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, सारे सबूत गवाहों को ढूंढना पड़ता है और तब जाकर असली कातिल सामने आता है। तो उसका दोस्त कहता है कि तू इन मीडिया वालों की बातों को इग्नोर कर दे और बस अपने केस पर फोकस कर, उनका तो काम ही है बाल की खाल निकालना।
अब तभी यहाँ विक्रम को करमचंद का कॉल आता है और वो उसे तुरंत ही फार्म हाउस पहुंचने के लिए कहता है। अब फार्म हाउस पहुंचने के बाद करमचंद उसे कहता है कि सर, मुझे तो इस वॉचमैन पर ही शक है। ये देखिए, इसकी कमर में कैसी लड़कियों की फोटोज लगी है और इसके पास मुझे शराब में मिली है। इसने ही नशे में ये सब कुछ किया होगा। लेकिन वॉचमैन कहता है कि सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है और ये शराब की बोतल नहीं बल्कि मेरी दवाई है, जिसे मैं सुबह पानी में मिलाकर पीता हूँ। और रही लड़कियों के फोटोज की बात, तो मेरी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए मेरी ये हालत है। अब वहाँ से बाहर आने के बाद विक्रम करमचंद से कहता है कि उस वॉचमैन ने कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दो। हमें इस केस को बहुत ही सिरे से लेना होगा, क्योंकि क्या पता वो किलियर इस समय भी किसी को मारने की फिराक में बैठा हो, तो वो किसी को अपना अगला शिकार बनाए, इससे पहले ही हमें उसे पकड़ना होगा। और अब यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, अगले सीन में हम सुबह ईशा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने छोटे से गांव से शहर में आती है। वो थोड़ा सा डरी हुई लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए सब कुछ नया था। अब इतने में वहाँ पर ईशा को लेने के लिए उसकी कॉलेज की फ्रेंड शालू आती है और वही उसे अपने फ्लैट पर ले जाने वाली थी। ईशा उससे कहती है कि मैं इस शहर में तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानती, जॉब मिलने तक तुम मेरी मदद कर रही हो, इसलिए थैंक यू। शालू कहती है कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू तो मेरे दोस्त है यार, और एक बार जो यहाँ शहर में आता है ना, तो वो यही का हो जाता है। तुम यहाँ पर नहीं होना, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आदत हो जाएगी। इस तरह से बातें कहते हुए शालू उसे अपने रूम पर ले जाती है। अब उस रूम में शालू के साथ और 3 लड़कियां रहती थी, मतलब कि ये टोटल 5 लड़कियां हो जाती है। ईशा यहाँ पर पहुंचने के बाद कुछ खाना खाती है और सो जाती है। फिर रात को शालू और उसकी दोस्त पार्टी में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। शालू ईशा को भी उठाती है और उसे छोटे कपड़े पहनकर पार्टी में चलने के लिए कहती है। ईशा कहती है कि मैंने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं पहने और इतनी रात गए मैं पार्टी में कभी नहीं गई, इसलिए तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं पर रुकती हूँ। और उसे जबरदस्ती कपड़े पहनाकर अपने साथ पार्टी में ले जाते हैं। अब यहाँ पार्टी क्लब में आने के बाद सभी लोग डांस वगैरह कर रहे थे, ड्रिंक वगैरह ले रहे थे और ये सारा माहौल ईशा के लिए बिल्कुल भी नया था। तभी हम वहाँ पर रॉनी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि फ्लोर पर डांस कर रहा होता है। तो यहाँ शालू और उसके दोस्त रॉनी को पहले से ही जानते थे, इसलिए वो लोग उसके साथ बातचीत करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हाय हेलो करने के बाद रॉनी उनसे पूछता है कि ये लड़की कौन है। शालू कहती है कि आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। तो शालू ईशा को बताती है कि यह है हमारा खास दोस्त रॉनी, जो कि बहुत ही अच्छा लड़का है। और वो रॉनी से कहती है कि यह है ईशा, जो गांव से यहाँ पर जॉब करने के लिए आई है, इसके लिए यह सब कुछ नया है। तो अब रॉनी कहता है कि ठीक है, चलो थोड़ा फन करते हैं। तो ये लोग ड्रिंक करने के लिए काउंटर पर जाते हैं। तो सभी लड़कियां अपने लिए अलग अलग तरह की शराब मंगाती है, लेकिन रॉनी यहाँ पर ईशा को ऑकवर्ड होता हुआ देखकर उसके लिए और अपने लिए ऑरेंज जूस मंगवाता है। फिर शालू और वो लोग डांस करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ईशा को डांस नहीं करना था, इसलिए वो साइड में ही खड़ी होकर बस उन्हें देखती रहती है। तो यहाँ शालू अपने फ्रेंड से कहती है कि जाओ तुम ईशा को यहाँ लेकर आओ, हम उससे भी डांस करवाएंगे। तो उसकी दोस्त ईशा के पास जाकर उसका जूस का ग्लास ले लेती है और उसे जबरदस्ती शराब पिला देती है, और उसके ना कहने पर भी वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए ले जाती है। तो ईशा को ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत डांस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब शराब ज्यादा पीने की वजह से ईशा को चक्कर आने लगते हैं। उसे अपने आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, इसलिए वो थोड़ा साइड में जाकर सोफे पर बैठ जाती है। लेकिन उसे नशा होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब ईशा के दोस्तों को उसकी कुछ पड़ी नहीं थी। पार्टी खत्म होने के बाद रॉनी शालू से कहता है कि लगता है तुम्हारे फ्रेंड को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, तुम्हें उसे ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो चलो मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। अब उसकी अगली सुबह ईशा सो रही होती है, तो शालू उसे उठाने के लिए आती है और वो एकदम से घबराते हुए उठ जाती है। शालू उसे कहती है कि घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है। रात में तुमने कितनी शराब पी ली थी, वो तो अच्छा हुआ कि रॉनी हमारे साथ था, उसने ही रात को हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया, और तुमने तो उसके कार में उल्टी भी कर दी थी। तो ईशा कहती है कि मेरी तरफ से रॉनी को सॉरी कह देना, आइंदा से मैं शराब नहीं पीऊंगी और उस क्लब में भी नहीं जाऊंगी। अब दरअसल शालू और उसकी फ्रेंड हफ्ते में 3 बार उसी बार में काम करती थी, लेकिन ईशा वो काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शालू से कहती है कि अगर मेरे लिए कोई दूसरा जॉब होगा तो मुझे बता देना। फिर शालू कहती है ठीक है, मैं रॉनी से बात करके तुम्हें जॉब दिलवा दूंगी, तुम कल उसके ऑफिस इंटरव्यू देने के लिए चले जाना। तो ठीक उसी तरीके से ईशा तैयार होकर इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में जाती है, लेकिन बिना इंटरव्यू के ही उसे सिलेक्ट किया जाता है। वो मैडम से कहती है कि मैंने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया है। तो वहाँ पर काम करने वाली मैडम कहती है कि आप जिस रेफरेंस से यहाँ पर आई हो उनका नाम ही काफी है। अब उसके बाद ईशा घर पर जा रही थी, तभी उसी रास्ते से रॉनी गुजर रहा होता है। तो वो उसके पास आकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो ईशा उसके साथ जाने लगती है। रॉनी उसे कहता है कि जॉब मिल गई, अब तो तुम खुश हो ना। तो ईशा कहती है कि हाँ, मुझे जॉब दिलाने के लिए धन्यवाद, क्या आप भी उसी कंपनी में काम करते हो। रॉनी बताता है कि वो मेरे पिताजी की कंपनी है, अब तुम्हें जॉब मिल ही गई है तो इसी खुशी में ये लो मिठाई। तो ईशा उस मिठाई को खा लेती है, लेकिन दोस्तों उस मिठाई में नशे और बेहोशी की दवा मिलाई गई थी, जिसे खाकर ईशा तुरंत ही बेहोश हो जाती है। अब उसके बाद हम रॉनी को किसी फार्म हाउस में देखते हैं, जो कि बहुत सारी लड़कियों की पैंटी को देखकर उन्हें कहता है कि न्यू ईयर आने वाला है और तुम लोग 339 से 340 होने वाले हो। आज हमारे पास बहुत ही फ्रेश माल आया है, जिसका हम आज मजा लेंगे।
यानी कि दोस्तों ये रॉनी एक बहुत ही घटिया लड़का होता है जो सिर्फ लड़कियों की जिस्म का फायदा उठाना जानता है। और यहाँ पर भी वो ईशा को धोखे से नशे की चॉकलेट खिलाकर लेकर आया था। अब यहाँ हम ईशा को देखते हैं जो कि अभी भी नशे में थी। उस दवाई का नशा अभी तक उतरा नहीं था। वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। तो उसी हालत में वो उसे कहती है कि मुझे छोड़ दो और वो वहां से जाने लगती है। रॉनी उसे रोकता है तो उसे थप्पड़ मारती है जिससे कि अब रॉनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसके बालों को खींचकर उसे पेड़ पर पटक देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने शालू को 15,000 रुपए दिए हैं। उसने तो कहा था कि तुम इतने पैसों में मान जाओगी और अब तो तुम्हें मानना ही होगा। ईशाब उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन रॉनी उसे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है और फिर उसके साथ आरआईपी करता है। यहाँ दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर विक्रम को देखते हैं। उसके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी जिसमें लिखा होता है कि उस फार्म हाउस में लड़के के साथ जबरदस्ती आरआईपी किया गया है और उसके पिछवाड़े में गोली मारकर उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। तो ये सब कुछ देखकर विक्रम सोच में पड़ जाता है कि ऐसा करने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है। अब यहाँ इस तरफ ईशा को होश आता है तो वही साइड में रॉनी ड्रग्स लेकर बेहोश पड़ा था। तो किसी तरह से ईशा अपने कपड़े पहनकर वहां से भाग जाती है। वो एक बस स्टॉप पर आकर बैठ जाती है लेकिन तभी वहां से गुजरने वाला एक बंदा अपनी गाड़ी से बाहर आकर उसे गलत तरीके से देखने लगता है। पैसे ऑफर करके उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। ईशा उसे देखकर डर जाती है कि कहीं ये लड़का भी उसके साथ गलत काम न कर दे, इसलिए वो पीछे जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर के बाद ईशा बाहर आती है ताकि उसे कोई बस मिल सके और वो यहाँ से जा सके। लेकिन तभी अचानक पीछे से वो लड़का आकर उसे पकड़ लेता है, उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है। अब ईशा तो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर थी तो वह लड़का उसे अपने गाड़ी के अंदर डालकर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और ये घटिया लड़का भी उसके साथ गलत काम करता है और ईशा को उसी जगह पर फेंक कर चला जाता है। ईशा के साथ सब कुछ गलत हो रहा था जिससे कि वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वो बहुत ज्यादा दुखी होकर फुट फुट कर रोने लगती है लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं था। अब वो जैसे तैसे वहां से चलते हुए बाहर आती है कि कोई उसकी मदद कर दे। तो तभी वहां पर उसे पुलिस का बोर्ड दिखाई देता है। वो अंदर जाकर उस पुलिस वाले से मदद मांगती है। कहती है कि एक बहुत बड़े अमीरजादे के लड़के ने जिसका नाम रॉनी है उसने मेरे साथ गलत काम किया है और रास्ते में एक लड़का कार लेकर जा रहा था, उसने भी मेरे साथ गलत काम किया। प्लीज पुलिस साहब आप मेरी मदद कीजिए और उन लोगों को सजा दिलवाइए। लेकिन दोस्तों ये पुलिस वाला भी कुछ ठीक नहीं था। वो ईशा से कहता है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे लूटने का ये तुम्हारा पुराना आइडिया है। ईशा चिल्लाकर कहती है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरे साथ सच में गलत किया है। लेकिन वो पुलिस वाला उसकी कोई भी बात नहीं मानता और दरवाजा बंद करके वो भी उसके साथ गलत काम करता है। फिर उसे बाहर फेंक कर गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। अब उसके साथ बहुत ज्यादा बार गलत काम होने की वजह से ईशा को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं था। उसका इस शहर में जान पहचान का भी कोई नहीं था जिससे वो मदद मांग सकती थी। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ईशा को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो लोगों के पास जाकर उनसे भीख मांगने लगती है। कुछ खाने के लिए देने के लिए कहती है लेकिन कोई भी उसे कुछ भी नहीं देता, उल्टा वो लोग उसे भगाने लगते हैं। अब खाने के लिए कुछ भी ना मिलने की वजह से ईशा बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। वो कूड़ेदान में फेंका हुआ खाना भी खाने लगती है और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगती है। सोचती है कि वो तो यहाँ शहर में कुछ काम करके अपना नाम कमाने के लिए आई थी लेकिन उसके साथ ये क्या हो गया। उसकी दोस्त शालू ने उसे धोखा दिया, इतने सारे आदमियों ने उसके साथ गलत काम किया, इसीलिए वो अपनी लाइफ से परेशान होकर ट्रेन के नीचे आकर जान देने की कोशिश करती है लेकिन फिर वो अपना डिसीजन बदल देती है। अब रात को वो एक जगह पर खड़ी होती है तभी उसे अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है। वहां पर एक लड़का आता है जो उसे बहुत सारे पैसे देता है और वो लड़की अपनी मर्जी के साथ उसके साथ चली जाती है। अब यहाँ जिंदा रहने के लिए ईशा को पैसों की जरूरत थी, तभी उसे खाना मिल सकता था, इसीलिए वो भी वही धंधा करने लगती है। अपना मुंह वगैरह धोकर रात को रास्ते पर खड़ी हो जाती है। इस तरह से वो पहले छोटे मोटे लोगों के साथ सोकर कुछ पैसे कमाती है लेकिन अब धीरे धीरे उसके कांटेक्ट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो बहुत सारे रईस लोगों की कांटेक्ट में आ जाती है और उनके जिस्म की भूख मिटाकर पैसे कमाती है। इसी दरमियान में उसे एक बहुत ही अमीर आदमी मिलता है जो उसे अपने साथ सोने के लिए एक बहुत बड़ा घर गिफ्ट के तौर पर दे देता है। इस तरह से अब ईशा अपना लुक भी चेंज कर देती है। अब वो बहुत ज्यादा मॉडर्न बन चुकी थी, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड लाइफस्टाइल जीने लगी थी और इसी दौरान हम देखते हैं कि वो कुछ गोलियां भी खा रही थी। और इसी तरह से अब कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो अपने घर से किसी डॉक्टर खुराना को कॉल करती है और कल की उनकी अपॉइंटमेंट ले लेती है। दरअसल उससे अपनी एक सर्जरी करवानी थी। अगले ही दिन वो पारस हॉस्पिटल में पहुंचती है और ये एक बहुत बड़ा और महंगा हॉस्पिटल होता है। अब यहाँ पर डॉक्टर खुराना के साथ उसकी मुलाकात होती है। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक थी। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम इस सर्जरी के लिए रेडी हो। ईशा कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं रेडी हूँ। और दरअसल ईशा यहाँ पर 15 लाख रुपए का ऑपरेशन करने वाली थी। तो डॉक्टर अपनी नर्स से कहते हैं कि ऑपरेशन की सारी तैयारी कर दो और थोड़ी ही देर में ऑपरेशन शुरू हो जाता है। दरअसल दोस्तों ये ऑपरेशन क्या है इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब ऑपरेशन के बाद जब ईशा को होश आता है तब उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। नर्स कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में ये दर्द ठीक हो जाएगा और तुम बिल्कुल भी नॉर्मल हो जाओगी। अब उस दर्द के मारे ईशा को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था लेकिन फिर भी वो हंस रही थी।
अब आगे के कुछ दिनों तक वो उसी हॉस्पिटल में रहती है, अच्छी तरीके से खाना वगैरह खाती है, दवाइयाँ टाइम पर लेती है और फिर पूरी तरीके से रिकवर हो जाने के बाद उसे वहां से डिस्चार्ज मिल जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ईशा पूरी तरीके से बदल चुकी थी, मतलब कि वो पहले से भी बहुत ज्यादा यंग दिखाई दे रही थी और इसलिए उसने ऑपरेशन किया था। अब वहां से निकलने के बाद वो सबसे पहले पहुंचती है पार्लर, जहाँ पर वो अपना नया लुक बना लेती है। अपने लंबे बाल काट कर शॉर्ट हेयर कट कर लेती है और मेकअप वगैरह करने के बाद वो बहुत ही यंग दिखाई दे रही थी। उसके बाद वो हर रोज जिम जाने लगती है और वहां पर सभी लड़कों की निगाहें उसके ऊपर थी। वो जहाँ पर भी जाती हर कोई उसे ही देखते रहता। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्त को कॉल करते हुए एक फोटो भेजती है और उसे इस लड़के के बारे में पता करने के लिए कहती है। यहाँ इस तरफ हम उसी लड़के रोनी को देखते हैं, जो आज एक और लड़की को फंसाकर उसके साथ सोकर उठता है। उस लड़की को लग रहा था कि रोनी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उससे शादी भी करेगा, लेकिन जब रोनी अपने अलमारी खोलता है तो उसे देखकर उस लड़की के तो होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि ये लड़का धोखेबाज है और उसके साथ गलत हुआ है। ये देखकर वो वहां से भाग जाती है। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइट पार्टी में, जहाँ पर ईशा भी पहुंच गई थी, लेकिन अब उसने अपना नाम अलीशा रखा था। वो अपनी असली पहचान छुपाकर सबको अपना नाम अलीशा ही बताती है, लेकिन हम उसे ईशा ही कहेंगे। अब उसी पार्टी में रोनी भी किसी लड़की को अपना अगला शिकार बनाने की फिराक में था, लेकिन तभी उसके सामने से ईशा गुजरती है तो वो उसे पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि ये कोई दूसरी लड़की है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। तो ईशा उसे अपना फोन नंबर देती है और कल कॉल करने के लिए कहती है। अब उसके अगले दिन यहाँ रोनी को रहाने जा रहा था। वो तुरंत ही उस नंबर पर कॉल करता है ताकि उस लड़की को अपने पास बुला सके, लेकिन यहाँ पर बहुत देर के बाद ईशा उसका फोन उठाती है। रोनी कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? कल हमारी मुलाकात हुई थी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, चलो यहाँ पर आ जाओ, हम फन करेंगे। मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस का एड्रेस भेजता हूँ, तुम तुरंत यहाँ पर पहुंच जाना। तो उसके बाद ईशा तैयारी करके रात को उस फार्म हाउस में पहुंच जाती है, साथ में अपना भी कुछ सामान लेकर। अब दरअसल दोस्तों, ईशा यहाँ पर अपना रिवेंज लेने के लिए आई थी। तो पहले तो वो यहाँ पर रोनी से बहुत ही प्यार से बात करती है, फिर वो अपने साथ जो बोतल लेकर आई थी, वो नशीली शराब होती है, वो उसे पिला देती है और अब थोड़ा उसके साथ नॉटी होते हुए रोनी के हाथ बांध देती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। यहाँ रोनी को लग रहा था कि उसे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो वो उसे अपने पास आने के लिए कहता है। लेकिन अब यहाँ पर ईशा सीधा उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है और उसे खींचकर बेड पर पटक देती है। अब यहाँ पर रोनी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो? तो इससे पहले रोनी ने ईशा से जो जो बातें कही थी, वो सारी बातें ईशा उसे याद दिलाती है और उसके ऊपर हमला करके उसका मुंह ही तोड़ देती है। उसके बाद आंखों की पट्टी खोलकर कहती है कि मैं तुम्हें हेवन दिखाती हूँ, और वो अपने कपड़े खोल देती है। तो दरअसल दोस्तों, ईशा ने जो सर्जरी की थी तो उसने लड़कों का पार्ट लगा लिया था, जिसे देखकर अब रोनी की तो हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। ईशा कहती है कि तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने 6 महीने तक ये दर्द सहा है, जिससे शायद तुम 6 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाओ। और फिर वो उसे ये भी बताती है कि मैंने उस शालू को भी नरक भेज दिया। दरअसल जिस शालू ने ईशा को 15,000 में बेचा था, एक लड़का उसे कॉल करके एक रात के 25,000 रुपए देता हूँ ऐसा कहता है। तो वो उसके साथ जाने के लिए उसके गाड़ी में आकर बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों, उस लड़के को ऐसा करने के लिए ईशा ने पैसे दिए थे और ईशा उस कार में शालू का इंतजार कर रही थी। उसके आते ही ईशा उसे तुरंत ही शूट करके शालू को मार देती है। यानी कि दोस्तों, डंपिंग ग्राउंड में हमें जिस लड़की की लाश मिली थी, जिसके हाथ पर एस का टैटू था, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शालू थी। अब यहाँ पर रोनी ने ईशा के साथ जिस तरह से आरआईपी किया था, ईशा भी रोनी का उसी तरह से आरआईपी करती है। फिर उसके पिछवाड़े में गोली मारकर उसके शरीर को भी गोली से भून देती है। तो बहुत ज्यादा गोलियां लगने की वजह से रोनी की वहीं पर मौत हो जाती है और उस वॉचमैन ने इसी रोनी की लाश को देखा था। अब यहाँ पर ईशा हमें बताती है कि उसने उन लोगों को भी सबक सिखाया जिन्होंने उसके साथ गलत काम किया था। मतलब कि वो उसी बस स्टॉप पर जाकर खड़ी रहती थी उस लड़के के इंतजार में जिसने उसके साथ गलत काम किया था। एक दिन वो लड़का अपनी कार से उसी रास्ते से जा रहा था, तो यहाँ पर ईशा उससे लिफ्ट मांगती है और वो लड़का उसे पहचान नहीं पाता। वो उसे कोई दूसरी लड़की समझकर उसे भी सुनसान जगह पर ले जाता है। ईशा यहाँ पर उसे एक नशीली सिगरेट पिलाती है, जिससे कि वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद ईशा उसके साथ भी आरआईपी करती है और फिर उसे शूट करके मार देती है। और दोस्तों, यह वही लड़का होता है जिससे पुलिस को सुबह सुबह कार में लाश मिली थी। इन जैसे दरिंदे लोगों को मारकर ईशा अपना बदला ले रही थी और अब बचा था सिर्फ वो पुलिस वाला। तो अब एक रात को वो जिस रास्ते से जाता था, ईशा भी उसी रास्ते पर रुकती है। पुलिस वाला उसे देखकर उसके साथ मजे करने के लिए उसे एक पुराने वेयर हाउस में ले जाता है। लेकिन अब ईशा उसके सर पर बहुत ही जबरदस्त डंडे से वार करती है और उसका भी आरआईपी करके उस पुलिस वालों को शूट करके मार देती है। और दोस्तों, इसी पुलिस वाले के मर्डर की खबर न्यूज में दिखाई जा रही थी, जिसे देखकर इंस्पेक्टर विक्रम भी शॉक रह गया था।
अब दोस्तों यहाँ पर ईशा अपना बदला लेने के बाद उसके साथ जो गलत हुआ उसे लेकर बहुत ज्यादा दुखी थी। कहती है कि एक महिला अच्छी बेटी, पत्नी, माँ बनकर जीना चाहती है और मैं भी अपनी लाइफ एक बहुत ही सिंपल और सीधे तरीके से जीना चाहती थी, लेकिन देखो तुमने मुझे क्या बना दिया है। ना मैं लड़की हूँ ना मैं लड़का, लेकिन तेरे जैसे घटिया लोगों का मैं कर्मफल हूँ और मैं इसी तरह से तुम जैसे लोगों को नर्क में पहुंचाती रहूंगी। और इस तरह से वो गुस्से में आकर और 2-4 गोलियां रोनी को शूट कर देती है और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। शालू के कुछ फ्रेंड यहाँ पर शालू के गुमशुदा होने की कंप्लेंट लिखाने के लिए आए थे, क्योंकि कुछ महीनों से उनकी दोस्त शालू कहीं लापता थी। वो पुलिस को बताती है कि शालू 1-2 महीने के लिए यहाँ वहाँ जाती रहती है, इसलिए हमने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन अब बहुत दिन हो चुके हैं, उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो विक्रम पूछता है कि तुम लोग कितने दोस्त हो? तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग 5 लड़कियां दोस्त थे, उनके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम ईशा था, लेकिन अभी वो उनके साथ नहीं रहती। वो यहाँ पर सेल्फी लिया हुआ फोटो भी दिखाती है। और उसके बाद दोस्तों कहानी के स्टार्टिंग में किसी लड़के का प्राइवेट पार्ट कट किया गया था, तो हम वही सीन देखते हैं। विक्रम अपनी टीम के साथ क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहाँ का यह नजारा देखकर वो समझ जाता है कि कोई यहाँ पर लड़कियों के साथ जो भी गलत काम कर रहा है उन्हें सजा दे रहा है। मीडिया वाले भी अब यहाँ पर सवाल जवाब पूछने लगते हैं कि इस हत्यारे को कब पकड़ा जाएगा। विक्रम कहता है कि हम इस किलर को जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर ईशा ये न्यूज देख रही थी, जो हंसते हुए कहती है कि इंस्पेक्टर साहब पहले ये तो पता करो कि किलर लड़का है या फिर लड़की, ये तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा और तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मतलब कि दोस्तों ईशा के साथ जो भी गलत काम हुआ उसने अपना रिवेंज लेने के लिए उन लोगों को अच्छे तरीके से सबक सिखाया और ये कहानी खत्म हो गई। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही क्राइम थ्रिलर कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।